नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप सिंह स्वागत करता हूं हमारे अपने चैनल धुरंधर क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि दोस्तों कल तक हम तंत्रिका तंत्र के बारे में पढ़ रहे थे। आज की क्लास में हम नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं और इस टॉपिक का नाम है नियंत्रण एवं समन्वय अंतःस्रावी तंत्र। तो आज की क्लास में हम अंतःस्रावी तंत्र के बारे में चर्चा करेंगे। तो क्लास में एंड तक बने रहिए। क्लास को हम बिना देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न देखिए, यहाँ पे हमें पहला प्रश्न दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा पादपों में वृद्धि संदमन करने वाला हार्मोन है? कौन सा पादपों में वृद्धि संदमन करने वाला हार्मोन है, ये हमें बताना है। यहाँ पे ए ऑप्शन हमें जिब्रेलिन दे रखा है, बी ऑप्शन हमें साइटोकिनिन दे रखा है, सी ऑप्शन हमें ऑक्सिन दे रखा है और डी ऑप्शन हमें एब्सिसिक अम्ल दे रखा है। तो चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है? निम्नलिखित में से कौन सा पादपों में वृद्धि संदमन करने वाला हार्मोन है? यदि आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो क्वेश्चन को एक से दो बार रिपीट करके पढ़ लेना, ताकि आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ जाए। तो यहाँ पे हमें बोला गया था निम्नलिखित में से कौन सा पादपों में वृद्धि संदमन करने वाला हार्मोन है। तो कौन सा हार्मोन वृद्धि संदमन करता है? तो इसका राइट आंसर होगा एब्सिसिक अम्ल। तो एब्सिसिक अम्ल डी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि हम जानते हैं कि एब्सिसिक अम्ल पौधों में वृद्धि संदमन करने वाला हार्मोन है, जो तनाव में, मतलब तनाव का मतलब क्या होता है, सूखे में रंध्र को वह बंद कर लेता है और बीज की सुप्तता को बढ़ावा देता है। तो इसलिए इसका राइट ऑप्शन है एब्सिसिक अम्ल। यहाँ पे हमें ए ऑप्शन हमें जिब्रेलिन दे रखा था, ये भी गलत ऑप्शन है। बी ऑप्शन हमें साइटोकिनिन दे रखा था, ये भी गलत है। और सी ऑप्शन हमें ऑक्सिन दे रखा है, ये भी गलत है, क्योंकि हम जानते हैं कि जिब्रेलिन, साइटोकिनिन और ऑक्सिन वृद्धि को प्रोत्साहित करते हैं, इसलिए ये गलत है। और यहाँ पे हमें बोला गया था कि कौन सा पादपों में वृद्धि संदमन करने वाला हार्मोन है। तो कौन सा वृद्धि संदमन, मतलब सूखे में रंध्र को बंद कौन कर लेता है? तो एब्सिसिक अम्ल सूखे में रंध्र को बंद कर लेता है और बीज की सुप्तता को बढ़ावा देता है, इसलिए एब्सिसिक अम्ल इसका राइट ऑप्शन है। और कौन सा वृद्धि कौन सा वृद्धि को प्रोत्साहित करता है, यदि बोला गया होता तो जिब्रेलिन और साइटोकिनिन और ऑक्सिन इसका राइट ऑप्शन होता। अब यहाँ पे देखिए, सेकंड नंबर का क्वेश्चन हम देखेंगे। यहाँ पे हमें सेकंड नंबर का क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अग्नाशय द्वारा स्रावित नहीं होता है? कौन सा हार्मोन अग्नाशय द्वारा स्रावित नहीं किया जाता है, यह हमें बोला गया है। यहाँ पे ए ऑप्शन हमें दे रखा है ग्लूकागोन, बी ऑप्शन दे रखा है इंसुलिन, सी ऑप्शन दे रखा है रिलैक्सिन और डी ऑप्शन दे रखा है सोमोटोस्टेटिन। तो चारों में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अग्नाशय द्वारा स्रावित नहीं किया जाता है? कौन सा हार्मोन अग्नाशय द्वारा स्रावित नहीं किया जाता है? देखो, यहाँ पे हमें नेगेटिव वे में क्वेश्चन पूछा गया, इसलिए हमें नेगेटिव आंसर टिक करना है। और यदि आपको पॉजिटिव वे में क्वेश्चन पूछा जाता तो अब आपको पॉजिटिव आंसर टिक करना होता था। और यहाँ पे हमें नेगेटिव पूछा गया है कि कौन सा हार्मोन अग्नाशय द्वारा स्रावित नहीं किया जाता है। तो अग्नाशय द्वारा स्रावित कौन सा नहीं किया जाता है? तो यहाँ पे ए ऑप्शन ग्लूकागोन, बी ऑप्शन इंसुलिन, सी ऑप्शन रिलैक्सिन और डी ऑप्शन हमें सोमेटोस्टेटिन दे रखा है। तो यहाँ पे ग्लूकागोन ये तो अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है, इंसुलिन ये भी स्रावित होता है, रिलैक्सिन, देखो रिलैक्सिन हार्मोन है वो अग्नाशय द्वारा स्रावित नहीं होता है, इसलिए ये गलत ऑप्शन है। रिलैक्सिन अग्नाशय द्वारा स्रावित नहीं होता है और ये गलत है। और हमें क्या पूछा गया था, कौन सा गलत है ये पूछा गया था, तो सी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। सी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है, क्योंकि रिलैक्सिन हार्मोन है वह अंडाशय और प्लेसेंटा द्वारा स्रावित होता है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। जो रिलैक्सिन हार्मोन है वह अंडाशय और प्लेसेंटा द्वारा स्रावित होता है, इसलिए रिलैक्सिन हार्मोन यहाँ पे गलत दे रखा है। कौन सा अग्नाशय द्वारा स्रावित नहीं होता है? तो कौन सा स्रावित नहीं होता है? तो रिलैक्सिन स्रावित नहीं होता है। रिलैक्सिन किसके द्वारा स्रावित होता है? तो रिलैक्सिन अग्नाशय से स्रावित नहीं होकर यह अंडाशय से स्रावित होता है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ पे ए ऑप्शन हमें ग्लूकागोन दे रखा है, बी ऑप्शन इंसुलिन दे रखा है और सी ऑप्शन हमें सीमेटोस्टेटिन दे रखा है। तो अग्नाशय द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन कौन कौन से हैं? तो ग्लूकागोन, इंसुलिन और सोमेटोस्टेटिन, ये हार्मोन अग्नाशय द्वारा स्रावित होते हैं, जो रक्त शर्करा को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। इसलिए यदि पूछा होता है कि कौन से हार्मोन अग्नाशय द्वारा स्रावित होते हैं, तब ए ऑप्शन, बी ऑप्शन और डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होता। लेकिन यहाँ पे पूछा गया कौन सा अग्नाशय द्वारा स्रावित नहीं होता है, तो रिलैक्सिन इसका राइट ऑप्शन है। और अग्नाशय द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन कौन कौन से? तो ग्लूकागोन, इंसुलिन और सोमेटोस्टेटिन, ये हार्मोन अग्नाशय द्वारा स्रावित होते हैं और रक्त शर्करा को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। और रिलैक्सिन हार्मोन अग्नाशय से स्रावित नहीं होता है और यह अंडाशय और प्लेसेंटा द्वारा स्रावित होता है, जो गर्भावस्था में श्रोणि क्षेत्र को लचीला बनाने का काम करता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। आगे देखिए, आगे हम तीसरे नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। ये देखिए,
यह हमें तीसरे नंबर का क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पेप्टाइड हार्मोन नहीं है? कौन सा पेप्टाइड हार्मोन नहीं है? ये हमें बोला गया कौन सा पेप्टाइड हार्मोन नहीं है। यहाँ पे ए ऑप्शन हमें दे रखा है सीसीके कोलेसिस्टोकाइनिन, बी ऑप्शन दे रखा है जीएनआरएच गोनेडोट्रोपिन निर्मोचक हार्मोन, सी ऑप्शन दे रखा है एफएसएच पुट को दीपक हार्मोन, और डी ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे T4 दे रखा होगा, T4 थायरोक्सिन। देखो T4 थायरोक्सिन, यहाँ पे टी कर लेना क्योंकि यहाँ पे वन लिखा गया, लेकिन यहाँ पे टी कर लेना, यहाँ पे ये टी कर लेना, ये T4 थायरोक्सिन ये हमें दे रखा है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट ऑप्शन है? यहाँ पे ए ऑप्शन दे रखा है सीसीके कोलेसिस्टोकाइनिन, बी ऑप्शन दे रखा है जीएनआरएच गोनेडोट्रोपिक निर्मोचन हार्मोन, और सी ऑप्शन दे रखा है एफएसएच पुटकोदीपक हार्मोन, और डी ऑप्शन दे रखा है T4 थायरोक्सिन। तो इनमें से कौन सा हार्मोन पेप्टाइड हार्मोन नहीं है, ये पूछा गया। तो कौन सा पेप्टाइड हार्मोन नहीं है? देखो यहाँ पे हमें नेगेटिव वे में क्वेश्चन पूछा गया है। यदि आपको पॉजिटिव वे में क्वेश्चन पूछा होता तो आपको पॉजिटिव आंसर टिक करना होता, लेकिन यहाँ पे नहीं दे रखा है, तो नहीं पे आपको विशेष करके ध्यान देना है। और आपको एग्जाम में अधिकतर ऐसे नहीं वाले प्रश्न ज्यादातर पूछे जाते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक पेप्टाइड हार्मोन नहीं है? कौन सा नहीं है? देखो सीसी के कोलेसिस्टोकाइनिन, ये तो एक पेप्टाइड हार्मोन होता है। जीएनआरएच गोनेडोट्रोपिन निर्मोचक हार्मोन, ये भी पेप्टाइड हार्मोन होता है। एफएसएच पुटकोदीपक हार्मोन, ये भी पेप्टाइड हार्मोन होता है। लेकिन T4 थायरोक्सिन हार्मोन ये पेप्टाइड हार्मोन नहीं होता है। इसलिए कौन सा ऑप्शन राइट ऑप्शन है? यहाँ पे नेगेटिव वे में क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए डी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। यदि पूछा होता कि निम्न में से कौन सा पेप्टाइड हार्मोन है, ये पूछा होता तो यहाँ पे ए बी और सी, ये ए बी सी तीन ऑप्शन राइट ऑप्शन होते हैं। लेकिन यहाँ पे पूछा गया कि कौन सा पेप्टाइड हार्मोन नहीं है, तब डी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है T4 थायरोक्सिन। ये हार्मोन पेप्टाइड हार्मोन नहीं है, यह थायराइड ग्रंथि से स्रावित एक अमीनो एसिड व्युत्पन्न हार्मोन होता है। T4 थायरोक्सिन कैसा हार्मोन होता है? तो T4 थायरोक्सिन यह थायराइड ग्रंथि से स्रावित एक अमीनो एसिड व्युत्पन्न हार्मोन होता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और पेप्टाइड हार्मोन कौन कौन से होते हैं? तो सीसीके, जीएनआरएच और एफएसएच, यह पेप्टाइड श्रृंखला से बने हार्मोन होते हैं जो प्रोटीन प्रकृति के होते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। आगे हम बात करेंगे 4 नंबर के क्वेश्चन के ऊपर। यहाँ पे हमें 4 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है कि पशुओं के रक्त में ग्लूकोज का नियमन निम्नलिखित दवा द्वारा किया जाता है। पशुओं के रक्त में ग्लूकोज का नियमन निम्नलिखित दवा द्वारा किया जाता है। किस दवा द्वारा किया जाता है? यहाँ पे ए ऑप्शन हमें दे रखा है माइटोटेन, बी ऑप्शन दे रखा है ऑक्सीटोसिन, सी ऑप्शन दे रखा है एस्ट्राडियोल, और डी ऑप्शन दे रखा है इंसुलिन। चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? पशुओं के रक्त में ग्लूकोज का नियमन निम्नलिखित दवा द्वारा किया जाता है। किस दवा द्वारा किया जाता है? किस दवा द्वारा किया जाता है? तो इंसुलिन द्वारा किया जाता है। इसलिए इंसुलिन, डी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। हम जानते हैं कि इंसुलिन रक्त ग्लूकोज के स्तर को नियंत्रित करता है, जो पशुओं में चयापचय संतुलन बनाए रखने के लिए यहाँ आवश्यक होता है। इसलिए इंसुलिन इसका राइट ऑप्शन है। यहाँ पे ए ऑप्शन हमें दे रखा है माइटोटेन। माइटोटेन ये गलत ऑप्शन हो जाएगा क्योंकि माइटोटेन कैंसर से संबंधित दवा होती है। बी ऑप्शन हमें ऑक्सीटोसिन दे रखा है, ये ऑक्सीटोसिन भी गलत ऑप्शन हो जाएगा क्योंकि ऑक्सीटोसिन प्रसव पीड़ा को शुरू करने संबंधित दवा होती है। और यहाँ पे एस्ट्राडियोल ये भी गलत ऑप्शन हो जाएगा क्योंकि एस्ट्राडियोल यौन हार्मोन से संबंधित होता है। अब यहाँ पे कौन सा ऑप्शन राइट ऑप्शन है? इंसुलिन इसका करेक्ट ऑप्शन है। हमें क्या पूछा गया था? देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया है और आपको आंसर भी एक टिक करना है, लेकिन मैं चारों ऑप्शनों की व्याख्या कर रहा हूँ ताकि आपको यदि एग्जामिनर कोई भी प्रश्न पूछ ले या फिर आपको एग्जाम में कोई भी प्रश्न देखने को मिल जाए, तब आपको ये ध्यान में होना चाहिए कि कौन कौन सी दवा और कौन कौन से हार्मोन कहाँ कहाँ काम आते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया था कि पशुओं के रक्त में ग्लूकोज का नियमन निम्नलिखित दवा द्वारा किया जाता है। तो पशुओं के रक्त में ग्लूकोज का नियमन किस दवा द्वारा किया जाता है? तो इंसुलिन के द्वारा किया जाता है, क्योंकि इंसुलिन रक्त ग्लूकोज के स्तर को नियंत्रित करता है, जो पशुओं में चयापचय संतुलन बनाए रखने के लिए यहाँ आवश्यक होता है। माइटोटेन गलत ऑप्शन हो जाएगा क्योंकि माइटोटेन कैंसर से संबंधित दवा होती है। ऑक्सीटोसिन ये भी गलत ऑप्शन हो जाएगा क्योंकि यह प्रसव पीड़ा को शुरू करने संबंधित दवा होती है। और एस्ट्राडियोल यौन हार्मोन से संबंधित होता है। इसलिए यहाँ पे ए बी सी गलत ऑप्शन है और डी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। अब आगे देखिए, आगे हम 5वें नंबर के क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। यहाँ पे ये देखिए,
यहाँ पे हमें 5वां नंबर का क्वेश्चन दे रखा है कि जब हार्मोन एड्रिनलिन स्रावित होता है तब क्या होता है। जब हार्मोन एड्रिनलिन स्रावित होता है तब क्या होता है। यहाँ पे ए ऑप्शन हमें दे रखा है श्वसन दर कम हो जाती है। क्या श्वसन दर कम हो जाती है क्या? देखो श्वसन कर दर कम नहीं होती है, बल्कि यह श्वसन दर तो बढ़ती है। इसलिए यहाँ पे ये तो गलत ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे दे रखा है कि जब हार्मोन एड्रिनलिन स्रावित होता है तब क्या होता है, श्वसन दर कम हो जाती है। देखो श्वसन दर कम नहीं होती है और श्वसन दर तो बढ़ती है, इसलिए ये गलत ऑप्शन हो जाएगा। पाचन तंत्र और त्वचा में रक्त प्रवाह कम हो जाता है। देखो पाचन तंत्र और त्वचा में रक्त प्रवाह कम हो जाता है, ये तो सही बात बोली गई। जब हार्मोन एड्रिनलिन स्रावित होता है तब पाचन तंत्र और त्वचा में रक्त प्रवाह कम हो जाता है, ये तो बात सही बोली गई। सी ऑप्शन देखिए, सी ऑप्शन हमें दे रखा है हृदय धीरे धीरे धड़कता है। हृदय धीरे धीरे धड़कता है, हृदय धीरे धीरे थोड़ी धड़कता है, तो इस स्थिति में हृदय तो और तेज धड़कता है क्योंकि धड़कन बढ़ जाती है, तो इसलिए यहाँ पे ये भी गलत ऑप्शन हो गया। और कंकाल पेशियों में रक्त प्रवाह कम हो जाता है, तो रक्त प्रवाह कम हो जाता है, रक्त प्रवाह तो बढ़ता है क्योंकि कंकाल पेशियों में रक्त प्रवाह तो बढ़ता है ना, कम थोड़ी होता है, इसलिए यहाँ पे ये भी गलत ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें बोला गया था कि जब हार्मोन एड्रिनलिन स्रावित होता है तब क्या होता है। तो एड्रिनलिन स्रावित होता है तब क्या होता है, तो हम जानते हैं कि एड्रिनलिन तो फाइट या फ्लाइट प्रतिक्रिया को प्रेरित करता है और आपात स्थिति में शरीर को सजग करने के लिए पाचन तंत्र और त्वचा में रक्त प्रवाह को कम करता है, ताकि रक्त कंकाल पेशियों और हृदय की जो धड़कनें होती है वो बढ़ जाती है। तो यहाँ पे ये बोला गया था कि यहाँ पे कम होती है, तो ये भी गलत ऑप्शन दे रखा था। और ये धड़कता है, धीरे धीरे धड़कता है, तो ये भी गलत ऑप्शन है। और कंकाल पेशियों में रक्त प्रवाह कम होता है, ये भी गलत ऑप्शन है, क्योंकि कंकाल पेशियों में रक्त प्रवाह तो बढ़ता है, कम नहीं होता है। यदि यहाँ पे दे रखा होता, ए ऑप्शन में दे रखा होता श्वसन दर बढ़ जाती, ये दे रखा होता, तो ये ए ऑप्शन राइट ऑप्शन होता है। सी ऑप्शन पे ध्यान दीजिए, हृदय धीरे धीरे धड़कता है, इसकी जगह हृदय तेज धड़कता है, ये दिया होता, तो ये भी ऑप्शन राइट ऑप्शन होता। और डी ऑप्शन दे रखा है कंकाल पेशियों में रक्त प्रवाह कम हो जाता है की जगह बढ़ जाता है, ये दिया होता, तब डी ऑप्शन भी इसका राइट ऑप्शन होता। लेकिन यहाँ पे दे रखा है कि पाचन तंत्र और त्वचा में रक्त प्रवाह कम हो जाता है, तो यहाँ पे ये सही बोला गया है कि पाचन और त्वचा में रक्त प्रवाह कम हो जाता है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। बी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। अब यहाँ पे देखिए ए सी और डी गलत ऑप्शन है और बी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। अब छठे नंबर के क्वेश्चन के ऊपर हम बात करते हैं। यहाँ पे छठे नंबर का क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे हमें छठे नंबर का क्वेश्चन दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन मेलाटोनिन नामक हार्मोन का स्रवण करता है। निम्नलिखित में से कौन मेलाटोनिन नामक हार्मोन का स्रवण करता है। यहाँ पे ए ऑप्शन दे रखा है थायराइड ग्रंथि, बी ऑप्शन दे रखा है एडिनल ग्रंथि, सी ऑप्शन दे रखा है पीनियल ग्रंथि और डी ऑप्शन दे रखा है पिट्यूटरी ग्रंथि। चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? निम्नलिखित में से कौन मेलाटोनिन नामक हार्मोन का स्रवण करता है, तो कौन करता है, तो यहाँ पे पीनियल ग्रंथि करती है, इसलिए इसका सी ऑप्शन पीनियल ग्रंथि इसका राइट ऑप्शन होगा। क्योंकि हम जानते हैं कि पीनियल ग्रंथि मेलाटोनिन स्रावित करती है, जो नींद जागने के चक्र को नियंत्रित करती है, नींद और जागने के चक्र को नियंत्रित करती है, इसलिए पीनियल ग्रंथि इसका राइट ऑप्शन है। हमें क्वेश्चन क्या पूछा गया था, यदि आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आया है तो क्वेश्चन को एक बार फिर से हम रिपीट करके देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमें बोला गया था कि निम्नलिखित में से कौन मेलाटोनिन नामक हार्मोन का स्रवण करता है, तो हम जानते हैं कि पीनियल ग्रंथि मेलाटोनिन नामक हार्मोन स्रावित करती है, जो नींद लेने और जागने के चक्र को नियंत्रित करती है, इसलिए पीनियल ग्रंथि इसका राइट ऑप्शन है। थायराइड ग्रंथि गलत हो जाएगा, एडिनल ग्रंथि भी गलत हो जाएगा और पिट्यूटरी ग्रंथि भी इसका गलत ऑप्शन हो जाएगा। अब आगे देखिए, आगे हम 7वें नंबर के क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। यहाँ पे हमें 7वें नंबर का क्वेश्चन दे रखा है, इस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए। यहाँ पे हमें क्वेश्चन दे रखा है कि प्रसव के दौरान गर्भाशय की मांसपेशियों पर कार्य करने वाला हार्मोन है। प्रसव के दौरान गर्भाशय की मांसपेशियों पर कार्य करने वाला हार्मोन है, कौन सा हार्मोन है। यहाँ पे ए ऑप्शन दे रखा है प्रोलैक्टिन हार्मोन, बी ऑप्शन दे रखा है थायरोक्सिन हार्मोन, सी ऑप्शन दे रखा है टेस्टोस्टेरोन और डी ऑप्शन दे रखा है ऑक्सीटोसिन। चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? यदि क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से देखिए। यहाँ पे हमें क्वेश्चन दे रखा है कि प्रसव के दौरान गर्भाशय की मांसपेशियों पर कार्य करने वाला हार्मोन है, कौन सा हार्मोन है, तो हम जानते हैं कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है, तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन डी ऑप्शन इसका
राइट ऑप्शन है, क्योंकि हम जानते हैं कि ऑक्सीटोसिन गर्भाशय की मांसपेशियों के संकुचन को प्रेरित करता है, जो प्रसव के दौरान बच्चे के जन्म को सुगम बनाता है, और इस प्रक्रिया के लिए यह ऑक्सीटोसिन हार्मोन महत्वपूर्ण होता है, इसलिए ऑक्सीटोसिन इसका राइट ऑप्शन है। प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन ये गलत हो जाएगा, क्योंकि प्रोलैक्टिन दूध उत्पादन को नियंत्रित करता है, इसलिए प्रोलैक्टिन हार्मोन ये गलत ऑप्शन है। थायरोक्सिन, थायरोक्सिन भी गलत हो जाएगा, क्योंकि थायरोक्सिन चयापचय को प्रभावित करता है। और सी ऑप्शन टेस्टोस्टेरोन भी गलत हो जाएगा, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन पुरुष हार्मोन होता है। तो आपको चारों ऑप्शन समझ में आ गया होंगे। प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या काम आता है, थायरोक्सिन हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन और ऑक्सीटोसिन, क्योंकि हमें यहाँ पे पूछा गया था कि प्रसव के दौरान गर्भाशय की मांसपेशियों पर कार्य करने वाला हार्मोन कौन सा है, तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन। क्यों है, क्योंकि हम जानते हैं कि ऑक्सीटोसिन गर्भाशय की मांसपेशियों के संकुचन को प्रेरित करता है, जो प्रसव के दौरान बच्चे के जन्म को सुगम बनाता है, और इस प्रक्रिया के लिए यह महत्वपूर्ण होता है, इसलिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन राइट ऑप्शन है। प्रोलैक्टिन हार्मोन, प्रोलैक्टिन दूध उत्पादन को नियंत्रित करता है, इसलिए प्रोलैक्टिन हार्मोन ये गलत ऑप्शन है। यदि पूछा होता है कि दूध उत्पादन के लिए कौन सा हार्मोन नियंत्रित करता है, तो प्रोलैक्टिन इसका राइट ऑप्शन होगा। और पुरुष हार्मोन कौन सा ये दिया होता तो टेस्टोस्टेरोन राइट ऑप्शन होता, लेकिन टेस्टोस्टेरोन यहाँ पे गलत ऑप्शन हो गया, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन पुरुष हार्मोन है। यहाँ पे बी ऑप्शन हमें थायरोक्सिन दे रखा है, थायरोक्सिन चयापचय को प्रभावित करता है, इसलिए बी ऑप्शन थायरोक्सिन भी गलत ऑप्शन है। अब आगे देखिए, आगे हम 8वें नंबर के क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। यहाँ पे हमें 8वें नंबर का क्वेश्चन दे रखा है कि मेंढक के लार्वा का वयस्क में रूपांतरण को कायांतरण कहते हैं। कायांतरण का नियमन होता है, तो कायांतरण का नियमन किस में होता है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें दे रखा था कि मेंढक के लार्वा का वयस्क में रूपांतरण को कायांतरण कहते हैं। कायांतरण का नियमन होता है, कायांतरण का नियमन किस में होता है, यहाँ पे ए ऑप्शन हमें दे रखा है थायरोक्सिन हार्मोन से, बी ऑप्शन दे रखा है वृद्धि हार्मोन से, सी ऑप्शन दे रखा है एड्रिनलिन हार्मोन से, और डी ऑप्शन दे रखा है इंसुलिन हार्मोन से। चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, मेंढक के लार्वा का वयस्क में रूपांतरण को कायांतरण कहते हैं। कायांतरण का नियमन होता है, कायांतरण का नियमन किस में होता है, तो हम जानते हैं कि कायांतरण का नियमन थायरोक्सिन हार्मोन से होता है, तो थायरोक्सिन हार्मोन ये ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। समझ में आ गया होगा। यहाँ पे हमें पूछा गया था कि मेंढक के लार्वा का वयस्क में रूपांतरण को कायांतरण कहते हैं, कायांतरण का नियमन होता है, तो कायांतरण का नियमन किस में होता है, तो थायरोक्सिन हार्मोन से होता है, इसलिए थायरोक्सिन हार्मोन इसका राइट ऑप्शन है। समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे वृद्धि हार्मोन ये गलत ऑप्शन है, एड्रिनलिन हार्मोन ये भी गलत ऑप्शन हो जाएगा, और इंसुलिन हार्मोन ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि वृद्धि हार्मोन शरीर के समग्र विकास से संबंधित होता है, इसलिए वृद्धि हार्मोन गलत ऑप्शन हो गया। समझ में आ गया या फिर नहीं आया, देखो नहीं समझ में आया है तो मैं रिपीट कर रहा हूं, वापस समझना। देखो, मेंढक के लार्वा से वयस्क में रूपांतरण थायरोक्सिन हार्मोन द्वारा नियंत्रित होता है, जो थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है और आयोडीन पर निर्भर होता है, जिससे शारीरिक परिवर्तन तेज होते हैं, इसलिए थायरोक्सिन हार्मोन इसका राइट ऑप्शन है। बाकी यहाँ पे बी ऑप्शन में वृद्धि हार्मोन दे रखा है, वृद्धि हार्मोन तो शरीर के समग्र विकास से संबंधित होता है, इसलिए वृद्धि हार्मोन गलत ऑप्शन हो गया। सी ऑप्शन हमें एड्रिनलिन हार्मोन से दे रखा है, एड्रिनलिन हार्मोन गलत ऑप्शन है, क्योंकि एड्रिनलिन तनाव प्रतिक्रिया से संबंधित होता है। और यहाँ पे डी ऑप्शन हमें इंसुलिन हार्मोन से दे रखा है, इंसुलिन हार्मोन, इंसुलिन रक्त शर्करा नियंत्रण से संबंधित होता है, इसलिए यहाँ पे इंसुलिन हार्मोन भी गलत ऑप्शन है। अब आगे देखते हैं, आगे 90 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 90 नंबर का क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, इस क्वेश्चन को समझिए। यहाँ पे हमें क्वेश्चन दे रखा है कि इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन होता है, इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन होता है, किसमें होता है इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन, यहाँ पे ए ऑप्शन हमें यकृत में दे रखा है। यकृत, देखो इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन क्या यकृत में होता है, यकृत तो गलत ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे बी ऑप्शन हमें अग्नाशय दे रखा है, सी ऑप्शन हमें पित्ताशय दे रखा है, और डी ऑप्शन हमें अधिवृक्क ग्रंथि दे रखा है। तो चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन होता है। इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन किस में होता है, यकृत में होता है, अग्नाशय में होता है, पित्ताशय में होता है, या फिर अधिवृक्क ग्रंथि में होता है। चारों में से राइट ऑप्शन कौन सा है, तो अग्नाशय में होता है, ये इसका राइट ऑप्शन है, क्योंकि इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन अग्नाशय में होता है, इसलिए यह राइट ऑप्शन है। यकृत, यकृत तो पित्त स्राव से संबंधित होता है, इसलिए यहाँ पे यकृत गलत ऑप्शन हो जाएगा। पित्ताशय, पित्त संग्रहण से संबंधित होता है, इसलिए यह भी गलत हो जाएगा। और
अधिवृक्क ग्रंथि एड्रीनलिन उत्पादन से संबंधित होता है, इसलिए अधिवृक्क ग्रंथि भी गलत ऑप्शन हो जाएगा। और अग्नाशय ये राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि इंसुलिन हार्मोन अग्नाशय में बीटा कोशिका द्वारा बनता है, इसलिए यहाँ पे अग्नाशय इसका राइट ऑप्शन होगा। यकृत पित्त स्राव से संबंधित होता है, पित्ताशय पित्त संग्रहण से संबंधित होता है, और अधिवृक्क ग्रंथि एड्रेनलिन उत्पादन से संबंधित होता है, इसलिए यहाँ पे यकृत, पित्ताशय और अधिवृक्क ग्रंथि A, C, D गलत ऑप्शन है और बी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। अब आगे देखते हैं, आगे 10वें नंबर का क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे हमें 10वें नंबर का क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित को सुमेलित करने के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। हमें यहाँ पे सही विकल्प का चयन करना है कि कौन सा सही ऑप्शन है और कौन सा गलत ऑप्शन है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें मिलान चिन्ह करने हैं कुल मिलाकर। अब हमें मिलान चिन्ह करने, देखिए फर्स्ट दे रखा है वृद्धि हार्मोन, सेकंड दे रखा है इंसुलिन, थर्ड दे रखा है टेस्टोस्टेरोन और फोर्थ दे रखा है प्रोजेस्टेरोन। तो मैंने अभी अभी बताया था कि टेस्टोस्टेरोन होता है वो पुरुष के हार्मोन से संबंधित होता है, तो पुरुष के हार्मोन से संबंधित होता है तो नर यहाँ पे ए ऑप्शन में दे रखा है, तो मैं सीधे थर्ड को ए से मिला लूं। तो यहाँ पे मैंने थर्ड को ए से मिला लिया, क्योंकि मैंने अभी भी व्याख्या करके बताया था कि पहले ऑप्शन में देखो, मैं चारों ऑप्शन इसलिए बता रहा हूँ कि आपको एग्जाम में किसी भी शब्द से रिलेटेड आपको कुछ भी पूछ लिया जाता है या फिर कोई भी प्रश्न पत्र में दे रखा है, तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि कौन से हार्मोन कहाँ कहाँ काम आते हैं। तो इसलिए मैं सारे चारों, यदि आपको एक प्रश्न दे रखा है और चार ऑप्शन दे रखे हैं, तो मैं चारों ऑप्शनों की व्याख्या कर रहा हूँ कि कौन कौन से ऑप्शन कहाँ कहाँ लागू होते हैं, उसके क्या क्या कार्य है, और बिल्कुल हार्मोनों के बारे में भी बिल्कुल डिटेल से आपको बता रहा हूँ। तो आपको ये समझ में आना चाहिए। अभी अभी मैंने आपको बताया था कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन या पुरुष हार्मोन से संबंधित होता है। तो यहाँ पे बी में दे रखा है अंगों में वृद्धि, सी में दे रखा है मादा, और यहाँ पे ए में नर दे रखा है। तो नर दे रखा है तो टेस्टोस्टेरोन तो नर से संबंधित होता है, तो नर में लैंगिक लक्षणों का नियमन करता है। तो थर्ड का ए कहाँ दे रखा है वही देख लो। यहाँ पे थर्ड का ए यहाँ पे देखो, यहाँ पे ए बी सी है, थर्ड का ए हमें देखना है। तो ए तो हमें यहाँ पे सी ऑप्शन में ही दे रखा है, तो सी ऑप्शन में दे रखा है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन भी गलत ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे बी ऑप्शन भी गलत ऑप्शन हो जाएगा, और डी ऑप्शन भी गलत ऑप्शन हो जाएगा। ए ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन होगा। अब देखो, बिल्कुल सटीक तरीका बताया। और आपको कुछ देखो, यदि आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं और आपको मिलान चिन्ह करने हैं, तो मिलान चिन्ह करने के लिए आपको कोई एक भी याद है तो आप सीधे डायरेक्ट देख लो। कहीं देखो यहाँ पे ए दे रखा है और इसके अलावा किसी एक और ऑप्शन में ए दे रखा होता, तब तो हम दूसरा और चेक करते, लेकिन हमें कि केवल और केवल एक ऑप्शन में ए दे रखा है, इसलिए आपको दूसरा चेक करने की जरूरत नहीं है। आपको सी ऑप्शन टिक करके सीधा आगे बढ़ जाना है, क्योंकि सी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। बाकी यदि आपको ए ऑप्शन में कहीं तीसरे कॉलम में ए दे रखा होता, या फिर बी ऑप्शन में तीसरे कॉलम में यहाँ पे ए दे रखा होता, डी ऑप्शन में तीसरे कॉलम में यहाँ पे ए दे रखा होता, तो यहाँ पे यदि दो या दो से अधिक कॉलमों में ए दे रखा होता, तब तो हम और भी चेक करते कि कौन सा राइट है, और भी हमें कुछ याद है तो और भी हम टिक कर लेते। लेकिन अब हमें एक ही ऑप्शन में ए दे रखा है, एक ही ऑप्शन में तीसरे कॉलम में यहाँ पे हमें ए दे रखा है सी ऑप्शन में, तो यहाँ पे हमें एक ऑप्शन में टिक करके आगे बढ़ जाना है। बाकी सबको यहाँ पे देखने की आपको आवश्यकता नहीं है, और यहाँ पे सबको देखने लग जाओगे तो आपका समय बर्बाद होगा। अब वृद्धि हार्मोन किससे संबंधित होता है, तो वृद्धि हार्मोन अंगों में वृद्धि को प्रेरित करता है, इसलिए यहाँ पे वन को बी से मिला लो। इंसुलिन क्या करता है, तो इंसुलिन रक्त में शर्करा स्तर का नियमन करता है, इसलिए यहाँ पे टू को डी से मिला लो। और यहाँ पे फोर प्रोजेस्टेरोन यह मादा में लैंगिक लक्षणों का नियमन करता है। तो समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे वन का बी, तो वन का बी दे रखा है, और टू का डी दे रखा है, तो टू का डी यहाँ पे दे रखा है। सी का ए, तो सी का ए है, और डी का सी है, तो यहाँ पे डी का सी, तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। वृद्धि हार्मोन अंगों में वृद्धि प्रेरित करता है। वृद्धि हार्मोन क्या करता है, तो वृद्धि हार्मोन अंगों में वृद्धि प्रेरित करता है। इंसुलिन रक्त में शर्करा स्तर का नियमन करता है। टेस्टोस्टेरोन नर में लैंगिक लक्षणों का नियमन करता है, और प्रोजेस्टेरोन मादा में लैंगिक लक्षणों का नियमन करता है। अब आगे देखिए, आगे हम 11वें नंबर के क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। देखिए यहाँ पे हमें 11वें नंबर का क्वेश्चन दे रखा है, मानव त्वचा की तेलीय ग्रंथियां कौन से प्रकार की होती है। मानव त्वचा में तेलीय ग्रंथियां कौन से प्रकार की होती है। यहाँ पे ए ऑप्शन हमें दे रखा है एपोक्राइन, बी ऑप्शन दे रखा है मीरोक्राइन, सी ऑप्शन दे रखा है होलोक्राइन, और डी ऑप्शन दे रखा है एक्राइन। चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। मानव त्वचा की तेलीय ग्रंथियां कौन से प्रकार की होती है, तो मानव त्वचा में तेलीय ग्रंथियां कौन से प्रकार की होती है, तो होलोक्राइन प्रकार की होती है, इसलिए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन राइट ऑप्शन है, यहाँ पे सी ऑप्शन होलोक्राइन इसका राइट ऑप्शन है। होलोक्राइन
राइट ऑप्शन है, क्योंकि हम जानते हैं कि मानव त्वचा की तेलीय ग्रंथियां होलोक्राइन प्रकार की होती है, जहां पूरी कोशिका स्राव के साथ टूट जाती है और सीबम त्वचा को चिकनाई देती है, इसलिए होलोक्राइन इसका राइट ऑप्शन है। एपोक्राइन, एपोक्राइन ये गलत ऑप्शन हो जाएगा। म्यूरोक्राइन ये भी गलत ऑप्शन हो जाएगा और एक्राइन ये भी गलत ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि एपोक्राइन और एक्राइन ये कैसी ग्रंथि है? तो एपोक्राइन और एक्राइन ये पसीने की ग्रंथियां होती है। एपोक्राइन और एक्राइन कैसी ग्रंथियां होती है? तो एपोक्राइन और एक्राइन पसीने की ग्रंथि होती है, इसलिए ये गलत ऑप्शन हो गया। और यहाँ पे म्यूरोक्राइन, म्यूरोक्राइन भी गलत ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि म्यूरोक्राइन ये एक स्राव उत्पन्न करता है और ये बहिस्रावी ग्रंथि होती है, इसलिए यहाँ पे बी ऑप्शन भी गलत ऑप्शन है। और होलोक्राइन ये राइट ऑप्शन है, क्योंकि मानव त्वचा की तेलीय ग्रंथियां होलोक्राइन प्रकार की होती है, इसलिए होलोक्राइन राइट ऑप्शन है। अब आगे देखिए, आगे हम 12वें नंबर के क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। यहाँ पे हमें 12वें नंबर का क्वेश्चन दे रखा है, मादा मानव में स्तन ग्रंथियां कौन से प्रकार की पाई जाती है? मादा मानव में स्तन ग्रंथियां कौन से प्रकार की पाई जाती है? यहाँ पे ए ऑप्शन हमें दे रखा है एपोक्राइन, बी ऑप्शन दे रखा है मेरोक्राइन, सी ऑप्शन दे रखा है होलोक्राइन और डी ऑप्शन दे रखा है एक्राइन। तो चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? मादा मानव में स्तन ग्रंथियां कौन से प्रकार की पाई जाती है? कौन से प्रकार की पाई जाती है? एपोक्राइन, मेरोक्राइन, होलोक्राइन या एक्राइन? चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? तो चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? तो एपोक्राइन इसका राइट ऑप्शन है। एपोक्राइन ए ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। मादा मानव में स्तन ग्रंथियां कौन सा प्रकार की पाई जाती है? तो एपोक्राइन प्रकार की पाई जाती है। हम जानते हैं कि स्तन ग्रंथियां एपोक्राइन प्रकार की होती है, जो दूध स्रावित करती है, इसलिए ए ऑप्शन हमने राइट कर लिया। यहाँ पे बी ऑप्शन मेरोक्राइन दे रखा है, ये भी गलत ऑप्शन हो जाएगा। सी ऑप्शन होलोक्राइन दे रखा है, ये भी गलत ऑप्शन हो जाएगा। और यहाँ पे डी ऑप्शन हमें एक्राइन दे रखा है, ये भी गलत ऑप्शन हो जाएगा। देखो, मेरोक्राइन और एक्राइन, मेरोक्राइन और एक्राइन ये पसीने की ग्रंथियां होती है, इसलिए ये गलत ऑप्शन है। मैंने पहले भी बता रखा है मेरोक्राइन और एक्राइन के बारे में, और अभी भी बता रहा हूँ, मेरोक्राइन और एक्राइन पसीने से संबंधित होती है, और होलोक्राइन यह तेलीय त्वचा से संबंधित होता है। होलोक्राइन किससे संबंधित होता है? तो होलोक्राइन तेलीय त्वचा से संबंधित होता है। इससे पहले वाले 11वें नंबर के क्वेश्चन में भी मैंने आपको बताया था, होलोक्राइन क्या करता है? तो होलोक्राइन तेलीय त्वचा से संबंधित होता है, और मेरोक्राइन और एक्राइन यहाँ पसीने से संबंधित होता है, इसलिए यहाँ पे ये गलत है और एपोक्राइन ये राइट ऑप्शन है। अब आगे देखिए, आगे हम 13वें नंबर के क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। ये देखिए, यहाँ पे हमें 13वें नंबर का क्वेश्चन दे रखा है, इस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक समझिए। यहाँ पे हमें क्वेश्चन दे रखा है कि मानव त्वचा में स्वेद ग्रंथियां कौन से प्रकार की होती है? मानव त्वचा में स्वेद ग्रंथियां कौन से प्रकार की होती है? यहाँ पे ए ऑप्शन हमें दे रखा है एपोक्राइन, बी ऑप्शन दे रखा है होलोकाइन, सी ऑप्शन दे रखा है एक्राइन और डी ऑप्शन दे रखा है ये सभी। चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? मानव त्वचा में स्वेद ग्रंथियां कौन से प्रकार की होती है? मानव त्वचा में स्वेद ग्रंथियां कौन से प्रकार की होती है? यहाँ पे ए ऑप्शन हमें एपोक्राइन दे रखा है, बी ऑप्शन हमें होलोक्राइन दे रखा है, सी ऑप्शन हमें एक्राइन दे रखा है और डी ऑप्शन ये सभी दे रखा है। चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? तो चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? मानव त्वचा में स्वेद ग्रंथियां कौन से प्रकार की होती है? देखो, स्वेद ग्रंथियां कौन से प्रकार की होती है, तो यहाँ पे मुझे दो ऑप्शन राइट लग रहे हैं। देखो, यहाँ पे दो ऑप्शन राइट लग रहे हैं, एक तो एपोक्राइन होगा और दूसरा एक्राइन होगा, क्योंकि ये एपोक्राइन और एक्राइन ये दोनों स्वेद ग्रंथियां होती है, और होलोक्राइन ये गलत ऑप्शन हो जाएगा। होलोक्राइन ये गलत ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि मैंने अभी भी बता रखा था होलोक्राइन तो तेलीय त्वचा से संबंधित होता है, इसलिए ये गलत ऑप्शन हो जाएगा। और यहाँ पे स्वेद ग्रंथियों से संबंधित पूछा गया, और स्वेद ग्रंथियों में एपोक्राइन और एक्राइन दोनों राइट ऑप्शन है। यदि आपको एग्जाम में इस तरीके का प्रश्न पूछा जाता है, तो नीचे और भी ऑप्शन दे रखे होंगे, ए ऑप्शन दे रखा होगा ए बी, बी ऑप्शन दे रखा होगा ए सी, सी ऑप्शन दे रखा होगा बी डी और डी ऑप्शन दे रखा होगा इनमें से कोई नहीं। तो आपको यहाँ पे ए सी वाला राइट ऑप्शन करना है। समझ में आ गया? यहाँ पे पूछा गया था मानव त्वचा में स्वेद ग्रंथियां कौन से प्रकार की होती है, तो मानव त्वचा में एक्राइन ग्रंथियां सबसे आम होती है, जो पूरे शरीर पर तापमान नियंत्रण के लिए पसीना छोड़ती है, और इसलिए एपोक्राइन और एक्राइन ये इसका राइट ऑप्शन होगा, क्योंकि एपोक्राइन ग्रंथियां विशिष्ट क्षेत्रों में पाई जाती है, जो गंध उत्पादन के स्राव को पैदा करती है। और यहाँ पे होलोक्राइन तो यहाँ पे बी ऑप्शन होलोक्राइन दे रखा है, होलोक्राइन गलत ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि होलोक्राइन तो तेलीय त्वचा से संबंधित होता है। होलोक्राइन किससे संबंधित होता है? तो होलोक्राइन तेलीय त्वचा से संबंधित होता है, इसलिए ये गलत ऑप्शन है। और एक्राइन ये दोनों स्वेद ग्रंथियां होती है, इसलिए ए और सी इसका राइट ऑप्शन है। ए और सी इसका राइट ऑप्शन है, और यहाँ पे बी ऑप्शन गलत ऑप्शन है। अब आगे देखिए, 14वें नंबर के क्वेश्चन के ऊपर हम बात करते हैं।
यहाँ पे हमें 14वें नंबर का क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक समझिए। यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है कि कौन सा हार्मोन अंडाशय में अंडाणु के परिपक्व को नियंत्रित करता है। कौन सा हार्मोन अंडाशय में अंडाणु के परिपक्व को नियंत्रित करता है। यहाँ पे ए ऑप्शन हमें FSH दे रखा है, और बी ऑप्शन हमें TSH दे रखा है, और सी ऑप्शन हमें ADH दे रखा है, और डी ऑप्शन हमें GH दे रखा है। तो कौन सा हार्मोन अंडाशय में अंडाणु के परिपक्वन को नियंत्रित करता है, तो FSH। यहाँ पे FSH हार्मोन अंडाशय में अंडाणु के परिपक्वन को नियंत्रित करता है। यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि FSH अंडाशय में अंडाणु के परिपक्वन को नियंत्रित करता है, और यहाँ पे TSH ये गलत ऑप्शन हो जाएगा, ADH ये भी गलत ऑप्शन हो जाएगा, और GH ये भी गलत ऑप्शन हो जाएगा। क्योंकि TSH किससे संबंधित होता है, तो TSH थायराइड से संबंधित होता है, और ADH यहाँ जल संतुलन से संबंधित होता है, और GH वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन होता है। इसलिए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन राइट ऑप्शन है, यहाँ पे अंडाशय में अंडाणु के परिपक्वन को कौन नियंत्रित करता है, तो FSH नियंत्रित करता है। यदि पूछा होता थायराइड से संबंधित पूछा होता तो TSH राइट ऑप्शन होता, जल संतुलन से संबंधित पूछा होता तो ADH सी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन होता, और वृद्धि को नियंत्रित करने से संबंधित पूछा होता तो GH इसका राइट ऑप्शन होता। लेकिन यहाँ पे BCD गलत ऑप्शन है, और अंडाणु के परिपक्वन से संबंधित पूछा गया था, इसलिए FSH यहाँ पे ए ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट देखिए 15 नंबर के क्वेश्चन के ऊपर हम बात करते हैं। यहाँ पे 15 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन प्रसवता में सहायक है। कौन सा हार्मोन प्रसवता में सहायक है। यहाँ पे ए ऑप्शन हमें इंसुलिन दे रखा है, बी ऑप्शन हमें एड्रीनलिन दे रखा है, सी ऑप्शन हमें मेलाटोनिन दे रखा है, और डी ऑप्शन हमें प्रोजेस्टेरोन दे रखा है। चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन प्रसवता में सहायक है। कौन सा हार्मोन प्रसवता में सहायक होता है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन इंसुलिन दे रखा है। इंसुलिन तो गलत ऑप्शन होगा, क्योंकि इंसुलिन शर्करा नियंत्रण से संबंधित होता है, इसलिए इंसुलिन गलत ऑप्शन है। बी ऑप्शन हमें एड्रीनलिन दे रखा है, तो एड्रीनलिन गलत ऑप्शन है, क्योंकि एड्रीनलिन तनाव से संबंधित होता है। सी ऑप्शन हमें मेलाटोनिन दे रखा है, मेलाटोनिन भी गलत ऑप्शन होगा, क्योंकि मेलाटोनिन नींद से संबंधित होता है। यहाँ पे प्रोजेस्टेरोन इसका राइट ऑप्शन होगा, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन का मुख्य कार्य गर्भाशय को गर्भधारण हेतु तैयार रखना है, और गर्भाशय को बनाए रखने में प्रोजेस्टेरोन मदद करता है, इसलिए प्रोजेस्टेरोन इसका राइट ऑप्शन है। हमें क्या पूछा गया था, हमें पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन प्रसवता में सहायक है। तो कौन सा हार्मोन प्रसवता में सहायक है, तो प्रोजेस्टेरोन, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन का मुख्य कार्य गर्भाशय को गर्भधारण हेतु तैयार रखना है, और गर्भावस्था को बनाए रखने में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन मदद करता है, इसलिए प्रोजेस्टेरोन इसका राइट ऑप्शन है। यदि शर्करा नियंत्रण से संबंधित पूछा होता तो ए ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन होता, लेकिन शर्करा नियंत्रण से संबंधित पूछा नहीं गया। तनाव से संबंधित पूछा होता तो एड्रीनलिन इसका राइट ऑप्शन होता, और नींद से संबंधित पूछा होता तो मेलाटोनिन राइट ऑप्शन होता। तो मैंने आपको इंसुलिन हार्मोन के बारे में भी बता दिया, एड्रेनलिन के बारे में भी बता दिया, और मेलाटोनिन के बारे में भी बता दिया, और प्रोजेस्टेरोन से संबंधित भी बता दिया। तो आपको एग्जाम में किसी भी हार्मोन से संबंधित प्रश्न पूछ लिया जाए तो आपको ये ध्यान में रखना है, शर्करा नियंत्रण से संबंधित हार्मोन कौन सा है, तो इंसुलिन है। तनाव से संबंधित एड्रेनलिन है, नींद से संबंधित मेलाटोनिन है, और यहाँ पे प्रसवता में सहायक हार्मोन कौन सा है, तो प्रोजेस्टेरोन है। तो यहाँ पे चारों की व्याख्या हो गई, और इसका डी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। तो आज के सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे, ऐसे मैं आपसे अपेक्षा करता हूँ। यदि आपको क्लास अच्छी लगती है तो क्लास को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले, और आपके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आपको प्रत्येक क्लास की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आपसे कोई भी क्लास मिस ना हो। तो आज की क्लास को हम यहीं ऐड कर लेते हैं, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।